चलो ओके। सो गुड इवनिंग ऑल एंड हम स्टार्ट करते हैं आज का डाउट सॉल्विंग। सो सीक्वेंस में हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड आज डाउट सॉल्विंग थोड़ा 40 मिनट्स का रहेगा बिकॉज ऑफ वेदर चेंज। थोड़ा सा जो मेरी तबीयत भी है हल्का सा, इट इज़ काइंड ऑफ अ लिटिल बिट ऑफ वीकनेस इज़ देयर। सो 40 मिनट्स से ज़्यादा हम लोग नहीं लेंगे, है ना। आई वॉन्टेड टू स्किप बट बेटर है कि एटलीस्ट वो कोई, क्योंकि मार्केट अभी काफ़ी ट्रेंडिंग है तो कुछ डाउट्स होते हैं तो इट्स बेटर कि एड्रेस कर लेंगे। तो 9:45 तक हम लोग डाउट सॉल्विंग विल कंटिन्यू, है ना। तो प्लीज़ कीप योर डाउट शॉर्ट सो दैट हम ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स 45 मिनट्स में ले पाएंगे, ठीक है। चलिए, यस उमेश जी बोलिए आप। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। मेरा एक और क्वेश्चन था कि जो आपकी स्ट्रेटजी है ना वीकली बेसिस पे वो 1 आवर की डब्ल्यूआरसी कैंडल से ब्रेकआउट देने की, हाँ उस स्ट्रेटजी में हम अगर जो ब्रेकआउट मिलते हैं ना हमें डब्ल्यूआरसी स्ट्रॉन्ग कैंडल से, हाँ। उसी कैंडल के हाई ब्रेक होने पे हम एंट्री लेते हैं, तो उसी कैंडल का स्टॉप लॉस रख सकते हैं क्या? वो जोन के नीचे रखना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, कभी भी कैंडल बेस्ड स्टॉप लॉस, वो पहले भी बताया था, कभी मार्केट में कैंडल बेस्ड स्टॉप लॉस काम नहीं करता, क्योंकि वॉलेटिलिटी के लिए थोड़ा सा आपको बफर देना पड़ता है ना, थोड़ा रूम देना पड़ता है मार्केट को। कैंडल के नीचे अच्छा। आपने अगर डाला तो वो बहुत बार हिट होके भी मार्केट भागेगा उस डायरेक्शन में, राइट। तो कभी कभी क्या होता है, वो जोन जो होता है ना वो बड़ा होता है ना, इसलिए तो रिस्क रिवॉर्ड जो नहीं, तो अमाउंट अमाउंट फिक्स रखो ना, रिस्क अमाउंट पर ट्रेड फिक्स रखना है। अभी मार्केट देखिए, अभी जैसे आज के बहुत सारे ट्रेड्स में अब ये मार्केट मूव हो रहा है। कभी कभी कैंडल्स बड़ी छोटी वो मार्केट अपने टर्म्स पे बनाएगा, है ना। हर ट्रेड अपने लिए नहीं होता है ना, राइट। यू डू नॉट हैव टू टेक अच्छा। एवरी ट्रेड। आपको जहाँ पे ट्रेड्स रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल मिल रहा है वहाँ पे आप ले सकते हैं। अगर कैंडल बड़ी है, रिस्क अमाउंट पर ट्रेड फिक्स रखो अगर ट्रेड लेना है तो, है ना। वहाँ पे आप क्वांटिटी कम कर लीजिए जहाँ कैंडल थोड़ी बड़ी बनी है, दैट्स इट। क्योंकि बहुत मार्केट कैसा है वो, आपको अगर थोड़ा एग्रेसिव लेना है तो बेस बिल्डिंग में 5 मिनट्स का अगर डब्ल्यू बनता है फिर उस पर ट्रेड करो, है ना, आगे चल के। और 15 मिनट एक बार अंडरस्टैंड हो गया तो जैसे अब ये बेस बिल्डिंग बन गया है, अब जैसे कोटेक महिंद्रा का एग्जांपल है, तो बेस बिल्डिंग बन गया तो उस पर जैसे ये 5 मिनट्स की अच्छी डब्ल्यू बन रही है तो उसमें वॉल्यूम भी अच्छा है तो उसमें यू कैन ट्रेड। बट इनिशियली प्रैक्टिस के लिए 1-2 महीने 15 मिनट्स में हम लोग थोड़ा सा चार्ट को जब तक समझेंगे नहीं तब तक 5 मिनट्स के नॉइज़ को एलिमिनेट करना नहीं सीखेंगे, है ना। जैसे ये सेक्टर के डायरेक्शन में भी, बट ये एक्चुअली बहुत बहुत ज़्यादा मूव हो चुका है ना। 1750 से यहाँ तक आने में मतलब 50-60 पॉइंट्स मूव हो चुका है, मतलब ये 3% मूव हो चुका है। उसके बाद और अगर ऐसे स्टॉक में हम एंट्री ले रहे हैं तो ज़्यादा एग्रेसिव जा नहीं सकते, राइट। क्योंकि अब वो हमें नहीं पता कहाँ पे रुकने वाला है, यहाँ रुकेगा या थोड़ा 5 पॉइंट लेके जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी मूव हो चुका है। सो सबसे बेस्ट सिनेरियो जो होता है कभी भी एंट्रीज़ का, तो वो आपका जो होता है वो होता है कि अगर पीडीएल के पास में अगर हमें एंट्रीज मिल रही है ट्रेंड के फेवर में, तो आपको उतना हमें एरिया मिलता है ऊपर मूवमेंट के लिए, है ना। बट अगर वो स्टॉक बहुत ज़्यादा दूर पीडीएच से निकल गया, यहाँ पीडीएच है और वहाँ से 1-1.5% गया ऊपर, तो पॉसिबल है कि वो आपको ब्रेकआउट के बाद शायद बड़ा मूव उतना ना दे, है ना। तो वहाँ हमेशा क्वांटिटी आपको कम करनी पड़ती है, क्योंकि ऑलरेडी वो फास्ट मूव दे चुका है वहाँ तक, राइट। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपको हमें कैसा है कि हर मूव को हम जस्टिफाई करें कि इसको ऐसे बाय करना चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि लाइव मार्केट में सबसे मेन चीज़ है कि किसी ट्रेड में आप बड़ी कैंडल बनाएगा तो मार्केट बड़ा रिस्क देने वाला है, वो ट्रेड हमारे लिए नहीं है, फिर सिंपल है ना। तो वो आपको उसमें इग्नोर ज्यादा करना है। मतलब लेने का नहीं, अगर बड़ा कैंडल बनता है तो हाँ, वो आपका ज्यादा। 1% है ना, मैक्सिमम 1% तक तो लेती ही है हाँ ना। हाँ। 1% से ज़्यादा है अगर, तो वो उसको इग्नोर करना है ट्रेड को। जैसे कि आज कभी कभी क्या एग्जांपल। होता है, कभी कभी क्या होता है सर, कैंडल तो बनती है स्ट्रॉन्ग डब्ल्यूआरसी, और हम इंटर लेते हैं तो वो उसका हाई या प्रीवियस रेजिस्टेंस जो होता है ना, वो देखते हैं हम, वो कभी कभी पास में होता है ना, यस इसलिए यस। रिस्क भी। तो हाँ उसमें उसमें कैसा होता है कि अगर ये समझ लो ये टारगेट वन आपका यहीं पे है ना, तो हम लोग हाँ फिर हाँ। इस टारगेट के लिए नहीं खेलेंगे ना, हम फिर उसके ऊपर वाले टारगेट है उसके लिए प्ले करेंगे, राइट। अब अच्छा। अब हाँ उसमें कैसा है कि अगर ये टारगेट आपको एक पता है, जैसे कि अब चलो चलो फॉर एग्जांपल हम लोग एक ले लेंगे कि इसको एलिमिनेट, एक मिनट रिमूव कर लेते हैं। हाँ यस, तो अभी हम लोग ये कर लेंगे कि लेट से आपका ये टारगेट वन यहाँ पे है और उसके बाद ये हम्म। आपका टारगेट टू यहाँ पे है। ये दो एग्जांपल टारगेट लेते हैं।
अब हमने यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद अगर बाय लिया, वैसे बचफिन में है नहीं क्योंकि उसका रिस्क 1.4 1.5% हो रहा था, काफ़ी बढ़ गया था रिस्क उसका, है ना। तो ये ट्रेड उसमें ट्रिगर ऐसे नहीं होगा क्योंकि वो भी सेम, क्योंकि देखो आज गैप अप है तो आज सभी ट्रेड में रिस्क ज़्यादा ही रहने वाला है ना मार्केट में, क्योंकि मूव ही ऐसा कर रहा था मार्केट, और बैंक निफ्टी भी फिर उसके बाद पूरा स्टॉल हो गया था, स्टॉक्स भी उस तरीके से स्टॉल होकर धीरे धीरे मूव हो रहे थे, ब्रेकआउट्स में विक बना रहा था, वॉल्यूम उतने ढंग के नहीं आ रहे थे, है ना। तो आज हमें प्रॉपर एकदम अच्छे ट्रेड्स मिलना थोड़ा डिफिकल्ट है मार्केट में, राइट। तो वो फैक्ट है, तो वो हमें एक्सेप्ट करना भी पड़ता है कि हाँ मतलब आज मार्केट में उतने जो क्वालिटी ट्रेड्स हमें जैसे कल परसों या पहले मिल रहे थे वो उतने ढंग के नहीं मिले, क्योंकि ऑलरेडी जो मूव था वो मार्केट ने गैप अप में ही ख़त्म कर दिया था, है ना। उसके बाद वो बस स्लो डाउन हो गया। अब इसमें कैसा है कि आपका जैसे टारगेट वन यहाँ पे, अब टारगेट वन जो है वो ऑलरेडी अगर हम देखेंगे कि इट इज़ लाइक 0.5% से कम होता है अगर, है ना। तो ये जो है ये 0.3-0.4% है। तो हम लोग क्या करेंगे फिर, हम इस टारगेट के लिए नहीं, हम थोड़ा इसके ऊपर के टारगेट के लिए प्ले करेंगे, राइट। तो यहाँ पे आपका क्या है कि इस केस में इस टारगेट पे जैसी मतलब आपका प्राइस आ रहा है ना, वो आ रहा है, तो फिर आप वहाँ पे एक तरीके से जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, आपका स्टॉप लॉस इनिशियली यहाँ रहता है, राइट, हमारा कैंडल। अब अगर अच्छे वॉल्यूम के साथ मतलब जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उस ब्रेकआउट कैंडल के वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम से मार्केट इस रेंज के अंदर पुश करता है तो हम एग्जिट कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्योंकि अगर मार्केट को ऊपर नहीं जाना है तो ये टारगेट वन से ही वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि अगर टारगेट फर्स्ट टारगेट बहुत क्लियर है, बहुत पास में है, तो वो या तो लेवल इम्पॉर्टेंट, अगर बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जैसे कि वहाँ पे आपको हायर टाइम फ्रेम का मतलब आर्ली टाइम फ्रेम में अगर वो लेवल दिख रही है कि वहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट या रेजिस्टेंस लिया है अच्छे से, है ना। जैसे एक एग्जांपल मैं निफ्टी का बताता हूँ, अभी जो अभी 2 दिन पहले ही वो ट्रेड में आया था। अब जैसे ये वाला ट्रेड है, ठीक है, ये वाला, अब ये जो पॉइंट यहाँ पे था ना, ये जो पॉइंट है यहाँ पे, अब अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो ये आर्ली का स्ट्रक्चर पॉइंट है, बराबर, राइट। ये आर्ली का स्ट्रक्चर पॉइंट है, तो ये बराबर एग्जैक्टली इसको देखना, ये 20 के अराउंड है, और इस डेट पे हम जाएंगे 26 को, और वहाँ पे उसको ऑब्ज़र्व करना है, ठीक है। तो वहाँ पे उसको हम ऑब्ज़र्व करेंगे, तो 26 को हम ऑब्ज़र्व करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग उसको 15 मिनट्स में जाते हैं। अब 26 को हम नॉर्मल कैंडल में जाओगे तो वहाँ देखो क्या किया, एक एग्जांपल। अब इसी जोन पे अगर हम यहाँ पे अगर समझ लो एक कैंडल बनती है और वो ऐसी ही बन जाती है ना, ये अगर ये बेस को ब्रेक करती और यहीं पे क्लोज होती, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि फिर आपका जो बड़े टाइम फ्रेम का जोन है, स्ट्रक्चर पॉइंट है ना, वो इम्पोर्टेंट एरिया है, वो नीचे ही बैठा है, तो वहाँ पे आप फिर ट्रैप हो सकते है ना। तो वहाँ पे फिर ट्रैप होने के चांसेस मार्केट में बहुत हाई रहते, तो वो ट्रेड्स को फिर रिजेक्ट करो या तो अवॉइड मत करो। अब सिमिलरली यहाँ पे भी निफ्टी ने किया था, हम आर्ली में वापस जाएंगे और उसके स्ट्रक्चर पॉइंट्स को अगर देखेंगे तो ये तो हमने देखा है। उसके बाद ये वाला एरिया भी, अब देखो राइट, ये भी ये हायर लो बना रहा है, और यहाँ पे भी उसने 2 बार रेजिस्टेंस लिया, करेक्ट, ये वाला एरिया, ठीक है। ये वाला जोन भी मार्केट में एक इम्पॉर्टेंट है। अब वापस 15 मिनट्स में जाते तो आर्ली इसीलिए एनालिसिस के रहता है क्योंकि वहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट एरियाज़ मार्केट के समझते हैं। अब यहाँ पे यू कैन सी, इसका फ्यूचर में जाएंगे तो फ्यूचर में वॉल्यूम दिखेगा हमें, तो अगर आर्ली में देखोगे तो वो वाला ये वाला एरिया था, ये वाला जोन था, ये वाला जोन था पूरा आर्ली में फ्यूचर में, राइट। अब ये बेस बिल्डिंग है, अब मार्केट ने यहाँ ब्रेक डाउन किया तो क्या हुआ, उसी जोन को ब्रेक नहीं कर पाया, वही क्लोज हुआ उसी जोन के अंदर, राइट। तो ये जो रहता है यहाँ पे, अगर 1 आवर का कोई इंपॉर्टेंट एरिया है तो मार्केट में हमेशा प्रायोरिटी उसको मिलती है, वो सबसे क्रूशल हो जाता है। तो वहाँ पे अगर आपको, इसलिए 1 आवर के स्ट्रक्चर पॉइंट्स, इसलिए वो इम्पॉर्टेंट रहता है, 1 आवर के स्ट्रक्चर पॉइंट्स, 1 आवर के सप्लाई जोन, डिमांड जोन, है ना। 15 मिनट में तो हम लोग ट्रेड ले रहे हैं, है ना, 15 मिनट के जोन्स तो आपको दिख ही रहे, उतने नहीं है,
बट 1 आवर का बहुत इंपॉर्टेंट, अगर वहाँ पे सप्लाई जोन वगैरह आपका आ रहा है तो उस एरिया में अगर मार्केट में उसको प्रॉपरली ब्रेक नहीं कर रहा है या यहाँ पे एकदम वॉल्यूम नहीं आ रहा है तो वहाँ पे सीधा सा ट्रेड रिजेक्ट करो, क्योंकि वो ट्रैप कर देगा। जैसे यहाँ पे अब वो सप्लाई एरिया था तो वो अभी डिमांड जोन बन गया, मतलब एक तरीके से। तो मार्केट ने क्या किया, उसको ब्रेक नहीं किया, वापस बेस बिल्डिंग किया और उसको फिर ऊपर ब्रेकआउट दिया। तो जैसे ही ऊपर ब्रेकआउट दिया अब उसके पास स्पेस था यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ पे जो चीज़ होती है कि एक होता है आपका मेजर ट्रेंड होता है ना, जो आपका मेजर ट्रेंड है वो होता है 1 आवर। तो जब यहाँ पे आप सेल ट्रेड ले रहे थे तो 1 आवर में मेजर ट्रेंड बुलिश था, हायर लो था, राइट। और ये ऊपर से 1 आवर का आप डिमांड एरिया बन गया था और वही हम सेल कर रहे हैं। अप ट्रेंड 1 आवर में अप ट्रेंड था, तो वहाँ पे ऐसे टाइम में आपको मतलब चीज़ों को प्रॉपरली देखना पड़ता है कि आप मेजर ट्रेंड के अगेंस्ट तो नहीं जा रहे 15 मिनट्स में, है ना। तो ये बहुत मतलब आपको जब भी एक रहता है तो सिंक्रोनाइज होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अब ये बेस बिल्डिंग किया और 1 आवर में बुलिश है, इसमें बुलिश है और इसने अच्छा ब्रेकआउट दिया, तो ये ठीक है, एकदम बढ़िया वर्क कर गया, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जो चीज़ है कि और ये भी ऑलरेडी है कि ये प्राइस भी देखो बहुत ज़्यादा गिर के सीधा 1 आवर के इंपॉर्टेंट एरिया में आ चुका है ना। अब ये देखो ये 1 आवर का अभी 1 आवर का ये सप्लाई एरिया बन गया था जब अभी तक ब्रेक नहीं किया उसने 2021 को। अब यहाँ पे इसने दोनों टाइम बढ़िया ब्रेक डाउन किया, क्योंकि 1 आवर में वो सप्लाई जोन मतलब उसने वहाँ पे स्ट्रक्चर पॉइंट बना लिया था एक ऊपर के डायरेक्शन में, और उसको ब्रेक डाउन किया तो उसने दिया। यहाँ पे भी उसने यहाँ पे ब्रेक डाउन किया तो जो टारगेट 1 है डेलो वो दे दिया, उसके बाद वो चला गया तो उसकी बात की बात है, बट उसने एक पहला जो टारगेट है वो दे दिया, ठीक है। बट यहाँ जो है वो उसको ब्रेक नहीं कर पाया, ठीक है, तो वो ब्रेक नहीं कर पाया, उस टाइम आपको ध्यान देनी है। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी बेस बिल्डिंग में आपके अगर जो टारगेट है तो टारगेट्स हमेशा आपको सबसे इम्पॉर्टेंट आपको लेवल्स देखने हैं आर्ली के, है ना। आर्ली का लेवल अगर है वहाँ पे और उसको ब्रेक नहीं किया 15 मिनट में तो समझ लेना कुछ वो उल्टा सीधा हरकत कर सकता है, तो बेटर है कि अवॉइड करो, ठीक है। अच्छा चलो, थैंक यू। मेरा और क्वेश्चन है सर, सॉरी। अभी 10 मिनट होगा क्योंकि आज आधे पौन घंटे का ही है, नेक्स्ट टाइम आप पूछ लीजिएगा उमेश, है ना, क्योंकि बाकी लोगों को भी फिर मेरे को चांस देना पड़ेगा। क्वेश्चन मतलब वो कोर्स के बारे में पूछना था थोड़ा। हाँ, आप गौरव का नंबर है ना, गौरव को आप कॉल कर लीजिएगा, है ना। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ, उनको हाँ ठीक है, थैंक थैंक यू। यू। यस ललित जी बोलिए। सर मुझे कोर्स के बारे में पूछना था, ये ऑप्शन कोर्स इसमें कवर होगा क्या नहीं? ऑप्शंस का डेबिट क्रेडिट अपना बेसिक्स जो होता है, मतलब आप वो प्राइजेक्शन में कवर हो जाता है ना। जैसे आप उसको डायरेक्शनल ट्रेड वगैरह पूरा कर सकते हो। आपको अगर जो नॉन डायरेक्शनल चाहिए तो उसके लिए फिर कैपिटल चाहिए आपका, अगर नॉन डायरेक्शनल सिस्टम्स करने हैं आपके तो, है ना। लो कैपिटल में वो पॉसिबल नहीं होते आपके रेशियोज, नॉन डायरेक्शनल कैलेंडर्स, ये थोड़ा सा ये सिस्टम्स कैपिटल मांगते हैं, राइट। ये कितना कैपिटल चाहिए प्राइस? अभी उनका आरओआई जैसे रहता है कि देखिए सबसे ज़्यादा जो अगर हम आरओआई अगर देखना चाहते हैं तो आपका आरओआई सबसे ज़्यादा डेफिनेटली इंट्राडे और आपका स्विंग जो है वो ज़्यादा देगा, क्योंकि वो डायरेक्शनल ट्रेड्स रहते हैं। आपको ट्रेड मिला, आपने लिया, टारगेट आया, बुक किया, लेवरेज मिलता है और निकल गया। अब जो नेक्स्ट जो होता है आपका नॉन डायरेक्शनल सिस्टम्स है, वो आपको रोज़ रोज़ पैसा नहीं देंगे, है ना। नॉन डायरेक्शनल सिस्टम्स में कैसा है, जब मार्केट थोड़ा स्लो है, स्लगिश है, विक्स गिर रहा है, वोलेटिलिटी इंडेक्स गिर रहा है, तभी पैसा देंगे। और जो हेज सिस्टम्स होते हैं जो आपके हो गए रेशियोज, कैलेंडर्स इस टाइप के, तो वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 3% से 6% डिपेंडिंग की मार्केट कैसे है ना, उस रेंज में ऑन एन एवरेज आपको मिलता है आपके कैपिटल पे। तो जैसे आपका कैपिटल अगर बेस कम है ना, जैसे तो 3 to 6% मंथली की बात हो रही है, राइट। तो उसमें आपको फिर कम कैपिटल बेस वालों को उसमें कुछ मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि अब जिसका अगर 2 लाख है वो बोलेगा यार 6,000 के लिए महीने भर में क्यों मेहनत करूँ, बराबर, राइट। तो मिनिमम जो कैपिटल हम रेकमेंड करते हैं कि मिनिमम आपका कैपिटल एटलीस्ट 3 to 5 lakhs होना चाहिए अगर आपको ये सिस्टम्स करने हैं तो, राइट। और अगर उससे कम है तो आप पहले डायरेक्शनल सिस्टम से कैपिटल बिल्डअप करो, फिर ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं, है ना। तो आपको कोई भी डाउट है गौरव से, आप नंबर तो है ही वेबसाइट का, है ना, गौरव का, तो कांटेक्ट कर लीजिए, वो डिटेल में आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू। यस महात्पति जी बोलिए।
आप अनम्यूट कर सकते हो। गुड इवनिंग सर। हाँ हाँ, गुड इवनिंग। सर एक ही सवाल था मेरा। हाँ हाँ। जब भी प्राइस पीडीएल या पीडीएच के ऊपर होता है ना सर, तब ये प्रॉब्लम हो जा रहा है कि उसके जब जोन या लेवल जब आइडेंटिफाई नहीं होते सर, तब उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें सर, स्पेस देखने नहीं, के लिए सर? एग्जांपल बता दो, कौन सा एग्जांपल? आज आज ही देखो सर, बजाज फाइनेंस या बज फाइनेंस तो आज तो चलो, आज उसका बहुत ज़्यादा ही वो फास्ट मूव हो गया था ना, तो ऐसे ऐसे दिन आपको दिक्कत हो। अब वो स्टॉक तो देखो कहाँ से मूव हो गया है वो, है ना। यस अब सर। ये हम नहीं वो क्लोज से भी देखेंगे तो वो तो देखा था 10% आ सर। गया। तो 10% के बाद अब बेचारे के पास कितनी जान बची होगी? हो गया उसका, बहुत हो गया उसका। नहीं उसको सर जोन या लेवल कैसे आइडेंटिफाई करें सर, स्पेस देखने के लिए हमें? आज तो चलो, आज तो बचपन का मतलब आप इतना मूव होने के बाद तो ट्रेड लेने में उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा, और उतना वो रिवॉर्ड कितना देगा वो आपको हमेशा, और थोड़ा डाइसी ही रहेगा कि 9% है, बट बहुत पीछे जाना पड़ेगा अभी। अब इसमें कैसा है कि आप ये इस पे आया था अराउंड अप्रैल में आया था इस लेवल पे, ठीक है। तो एक मिनट, इसका हम सेशन ब्रेक ये करते हैं। तो अप्रैल में आया था, तो यहाँ पे हम इसको भी निकाल देते हैं, पीडीएच पीडीएल। हाँ, तो आपका आर्ली टाइम फ्रेम में जो, अगर आप ये देखोगे इसका, तो आर्ली टाइम फ्रेम में ये इसका बेस बिल्डिंग का हाई था यहाँ पे, और उसके बाद जो लेवल्स है यहाँ पे, ये वाला एक लेवल है जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, रेजिस्टेंस लिया उसने, ठीक है। 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 6, तो उसी ये जोन के आसपास ये आपका एक तरीके से टारगेट 1 हो जाएगा। और उसके बाद जो है फिर मार्केट के पास ये वाला लेवल है, ये टारगेट 2, और फिर ये वाला एरिया है, राइट। तो इसमें आपका जो पीछे दिख रहा है आपको रेजिस्टेंस, मार्केट ने ये दिया है, देखो ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये यहाँ पे किया है, और यहाँ पे भी ये जोन एरिया, फिर उसके बाद ये वाला एरिया जहाँ पे सपोर्ट भी लिया है इस एरिया के आसपास, और रेजिस्टेंस भी लिया। तो ये टारगेट 1, ये टारगेट 2, और ये टारगेट 3, क्योंकि बहुत अप्रैल के बाद अभी आ रहा है, तो मई जून जुलाई आपका 3-3.5 महीने के बाद, वो 3 महीने हो गए, 3 महीने के बाद उस प्राइस पे वो स्टॉक वापस आ रहा है, ठीक है। तो आर्ली में ही हमें वो टाइम देखने पड़ेंगे। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं मार्केट के, सबसे इम्पॉर्टेंट जो जोन्स होते हैं, वो आपको हमेशा आर्ली में मिलेंगे, राइट। जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस जो होता है हमेशा मार्केट के आर्ली में मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे बड़े ऑर्डर्स उस जोन के आसपास से मार्केट में आए हैं, ठीक है। तो ये 3 इस तरीके टारगेट्स आपको यहाँ पे देखना है। तो आप उनको हेकेनाशी में भी जाके वो लेवल्स, अगर कैंडलस्टिक में आपको डिफ़िकल्टी आ रही है, देखो हेकेनाशी में मार्क करो, तो हेकेनाशी में आपको ये क्लियरली अप्रैल में जब हमने इसको, मैं रिमूव कर देता हूँ, है ना, ये देखो क्लियरली आपको दिख रहा है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, तो क्लियर हो जाते हैं लेवल्स हेकेनाशी में, राइट। और फिर ये वाला है, तो 1 2 3 और ये 4 लेवल्स है उसके ऊपर, राइट। तो हेकेनाशी में आप देखोगे तो आपको कैंडलस्टिक का जो भी नॉइस या कुछ ऐसा रहेगा एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। ओके सर, यानी कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम पीडीएल पीडीएच का अगर जोन या लेवल आइडेंटिफाई नहीं हो तो आवरली का रेफरेंस आर्ली में देखना, आर्ली में एक बार देखना ही चाहिए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो मार्केट के पॉइंट्स रहेंगे वो आर्ली में मिलेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट, है ना, जो हमें काम आएंगे, क्योंकि वहाँ पे मार्केट जैसे वो जोन्स होते हैं आर्ली में, तो वो बड़े ऑर्डर्स अगर उस एरिया से आए हैं तो डेफिनेटली मार्केट इंट्राडे में हम जो ट्रेड लेंगे तो वहाँ पे वो रुक सकता है ना, वहाँ से वो स्ट्रक्चर चेंज कर सकता है, तो इसीलिए वो लेवल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो आपका मार्केट अब जो आर्ली के लेवल्स होने के बाद, उसके बाद फिर 15 मिनट्स में अगर आपको देखना है तो आप चेक कर सकते हो, बट सबसे इम्पोर्टेंट तो आर्ली होता है। तो उसका प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट रहता है मार्केट में। अभी जैसे बैंक निफ्टी का भी हम देखेंगे, है ना। अब बैंक निफ्टी इंडेक्स का भी आप देखोगे तो जैसे अगर हम बेस बिल्डिंग कोई एक देख लें, अभी तो 15 मिनट में जाना पड़ेगा। तो ये कैसा है कि इसीलिए जब चार्ट बनते हैं उस तभी लेवल्स आपको पहले मार्क करोगे तो सबसे बेटर रहेगा, है ना। अब जैसे यहाँ पे ये एक हम देखेंगे, चलो ये एक बेस बिल्डिंग है, यहाँ पे किया है उसने, तो इसको हम एक आर्ली में एक बार एक देख लेंगे, है ना। तो आर्ली में आप देखोगे, फिर हेकेनाशी में चले जाओ, तो आर्ली में आपको यहाँ पे पता है कि प्राइस इसी जोन से रिजेक्शन ले रहा है, जो कि पहले उसका
स्ट्रक्चर पॉइंट है, तो वो एक आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट एक कन्फर्मेशन मिलता है कि बड़ा प्लेयर वहाँ से मतलब उसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया तो वो सेल कर रहा है। यहाँ पे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि बड़ा प्लेयर के डायरेक्शन में आप ट्रेड कर रहे हो, हायर लो भी ब्रेक हो गया है। उसके बाद ये वाला एरिया देखो, है ना, ये वाला एरिया मतलब मार्केट में ऐसे ऐसे स्विंग मारा है उसने, तो ये मतलब अर्ली में एक उसका रेजिस्टेंस एरिया हो गया था, राइट। ये जोन और ये जोन, तो ये जोन हो गया अर्ली में। यहाँ पे भी उसने मतलब स्विंग ऐसे आया था ना मार्केट में, इस तरीके से गया है वो, राइट, हायर लो बना के। तो ये एरिया मतलब एक तरीके से टेम्पररी रेजिस्टेंस मार्केट में एक्ट किया है। तो आर्ली का ये टेम्पररी रेजिस्टेंस है, मतलब इंट्राडे के बेसिस पे वो इम्पॉर्टेंट लेवल हो सकता है। अब हमारा काम है कि आप इंट्राडे पे जाओ, है ना, इंट्राडे पे जाओ तो वहाँ पे आपको ये जोन दिख रहा है, मतलब ये जोन का इम्पोर्टेंस बहुत हाई है यहाँ पे मार्केट में। और उसके बाद फिर ये वाला एरिया मार्केट में आएगा, ठीक है। अब इसी जोन पे 15 मिनट में आपको ऑटोमेटिकली डे लो भी मिल रहा है, तो मतलब वो समझ में आ रहा है कि भैया ये डे लो भी है, आर्ली का भी टाइम है, यहाँ तो मुझे कुछ ना कुछ प्रॉफिट लॉक करना मतलब बेटर रहेगा अगर मार्केट आ रहा है तो वहाँ पे, राइट। फिर हम नॉर्मल अपने कैंडल स्टिक में आप गए, उसको ब्रेक डाउन किया, दिखा ये आपका टारगेट है। लास्ट में एकदम वो 3:15 बजे के अराउंड यहाँ पे हमने कॉल सेल किया था, बट ये जो वोलेटिलिटी आई थी उस दिन और टाइम कम था वक्त, तो इसलिए हम वहाँ पे कॉस्ट पे एग्जिट कर गए। बट ये हमारा टारगेट, हम इसी के लिए खेल रहे थे। तो कभी भी आपको कनेक्ट करना है, आर्ली को पहले कनेक्ट करना है, आर्ली के लेवल्स देखने, क्योंकि वो मार्केट में सबसे हाईएस्ट इंपॉर्टेंस के होते हैं। चार्ट में आपने एक बार मार्क कर लिया तो आपका काम रोज़ रोज़ मार्क करने की ज़रूरत नहीं है ना। हफ्ते आर्ली के लेवल्स आपको जहाँ ट्रेड मिल रहा है, टाइम मिल जाता है, एक बार सुबह जिस स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं आर्ली के लेवल्स देख लो क्या चाहिए, ये लेवल्स है। आर्ली का स्ट्रक्चर देख लो तो मेजर ट्रेंड, मेजर जोन्स मार्केट के मिल जाएंगे। अब इंट्राडे में आना है और फिर अपने सेटअप के रूल्स लगाने। अब जैसे यहाँ पे है तो हमको पता है कि आर्ली का ये पॉइंट है, तो इससे अगर मार्केट रुक रहा है तो हमको थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से मार्केट वापस ऊपर फेंक सकता है उसको, तो हमारे लिए वो टारगेट 1 ऑटोमेटिकली हो जाएगा, राइट। तो सिंपल ऊपर भी जब मार्केट यहाँ पे एक एग्जांपल है, यहाँ पे जैसे ये भागा इसने, तो ये वाला एरिया यू कैन सी, एक मिनट इसको हम लोग ये करते हैं, तो ये वाला एरिया यू कैन सी, आर्ली में हम जाएंगे, पहले हम लोग मार्क कर लेते हैं एक एग्जांपल, राइट। अब यहाँ पे स्पेस का रहता है लोगों की, स्पेस कहाँ पे है ना। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसे ये एक टारगेट के लिए खेलते हैं कि मार्केट यहाँ तक आना चाहिए, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो वहाँ तक वो उस दिन आएगा, नेक्स्ट डे आएगा, मार्केट डिसाइड करेगा, क्योंकि इंट्राडे पे वो उस दिन ज़रूरी नहीं कि उसी दिन वो आएगा। हमारा काम है पहले आर्ली में जाए, है ना, पहली ये काम पहली होना चाहिए, एकनाशी लगा दो आप। उसके बाद उसके स्ट्रक्चर पॉइंट्स देख लो, ये देखो ये एक स्ट्रक्चर पॉइंट है डेफिनेटली, और यहाँ पे भी एक बना है, मतलब मार्केट ने क्या है, 2 स्ट्रक्चर पॉइंट पास में बन जाते हैं तो उसको जोन बोलते हैं। जो कंप्लीट प्रेडिक्शन वाले उनको पता है ना। तो ये जोन आपका बन गया मार्केट में, मतलब एक तरीके से ये लेवल मार्केट के लिए क्रूशल हो गई, क्योंकि 2 स्ट्रक्चर पॉइंट्स आपके पास में आ गए। उसके बाद जब हम इंट्राडे के लिए प्ले करेंगे, राइट, तो ये लेवल्स के लिए हम लोग प्ले करेंगे इस जोन के लिए। अब हम वापस इंट्राडे में जाते हैं। इंट्राडे में हमने क्या 15 मिनट में गए, ट्रेड लिया, वो कोशिश किया उसने आने के लिए, बट टाइम ख़त्म हो गया। नहीं तो तब तक आपका ट्रेड चल रहा था, उसने कोशिश किया, वहाँ तक आया, बट टाइम ख़त्म हो गया था। नेक्स्ट डे सीधा गैप अप से फिर उसने वो अपना काम कर लिया, बट आइडियली यहाँ तक वो आ जाता है। तो उसमें अब कैसा है, अब हमें कौन सा लेवल दिखता है बीच में, ऐसा ये लेवल दिखता है ना। तो ये इतना इम्पोर्टेंट लेवल नहीं है मार्केट का, क्योंकि आर्ली में मार्केट ने उसको कुछ इंपॉर्टेंस, ना स्ट्रक्चर पॉइंट है ना कुछ, उतना इंपॉर्टेंस दिया नहीं है, राइट। तो वो लेवल के पीछे हमें दिमाग नहीं लगाना है कि वहाँ पे रिवर्सल होगा, ये होगा। तो यहाँ पे लोग गलती करते हैं कि हर एक लेवल को इम्पोर्टेंट देते हैं। हर एक लेवल इम्पोर्टेंट नहीं है, सबसे पहले आर्ली का लेवल सबसे इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद फिर हम जब आते हैं तो उस आर्ली के लेवल्स के लिए हमें प्ले करना पड़ता है। अगर वो आर्ली का लेवल बहुत दूर हो जाता है तो पॉसिबल है कि एक दिन में मार्केट उस लेवल पे ना आए, है ना। जैसे यहाँ तक जो ये लेवल है, तो पॉसिबल है कि ये लेवल में वो ना आए आज के आज, टाइम ले वो, राइट। तो उसमें हमने खेलना तो हमें इसी के लिए, बट क्योंकि मार्केट के पास टाइम ख़त्म हो गया तो वहाँ तक वो अपनी जर्नी शायद आज नहीं कर पाएगा, कल कंटिन्यू करेगा, राइट।
तो ऐसे केस में फिर आपका सिंपल है कि मार्केट फिर जितना 3:15 बजे तक जितना आ रहा है, जो जोन्स तक आ रहा है वहाँ पे अगर बंद हो रहा है तो हम ऑटो स्क्वायर ऑफ करके निकल जाएंगे, है ना, क्योंकि हमने टाइम दिया उसको। बहुत टाइम हो गया, अब ये 3 बज गए यहाँ पे, मतलब 2:30-3 बज गए और वो इस लेवल के ऊपर जा नहीं पा रहा है, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, स्क्वायर ऑफ कर लो। बट आइडियली ये वाला जो एरिया है ये टारगेट बनेगा। तो कभी भी टारगेट्स या वो सब देखना है तो आपको ऊपर के टाइम फ्रेम से नीचे आना पड़ता है। अर्ली टाइम फ्रेम सबसे हाईएस्ट होता है और वहाँ के लिए, उस जोन्स के लिए हम लोग खेलते हैं, उस टाइम फ्रेम के जोन्स के लिए। अगर उनमें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है स्ट्रक्चर पॉइंट्स में, फिर हम 15 मिनट्स के लेवल्स को उसके बाद इंपॉर्टेंस देते हैं, नहीं तो तब तक ज़रूरी नहीं है। 15 मिनट के लेवल्स को आपने अर्ली लेवल मार्क कर दिया एक बार, तो 15 मिनट के लेवल्स को आपको वापस बार बार देखने की इतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यस मातापति जी, ठीक है, क्लियर है। चलो, यस हुसैन जी बोलिए, आप अनम्यूट कर सकते हो। हेलो हाँ हाँ, जस्ट अ मिनट मेरे इसके बाद दीजिएगा। ओके ओके, तो देखिए चार्टिंग का जो भी प्लेटफॉर्म मोस्टली वी आर यूजिंग, सो वो फायर सिक्योरिटीज है, मतलब चार्ट आर वेरी मैंडेटरी। यदि चार्ट सही तरीके से होगा तो आपका एनालिसिस सही तरीके से होगा, आपका एग्जीक्यूशन भी सही पॉइंट पे आप एग्जीक्यूट करोगे अपना ट्रेड, राइट। बट चार्ट यदि दे आर लैगिंग या इंफॉर्मेशन गलत दे रहे, गलत कैंडल्स बन रही है, लैग कर रही है, तो डेफिनेटली आपके ट्रेड्स भी वहां पे गलत होंगे। सो फॉर दैट देयर इज अ सिंपल सॉल्यूशन वी हैव, मतलब हम लोग जो यूज कर रहे हैं, सो फायर सिक्योरिटीज एक ब्रोकर है, उनका टाइप है ट्रेडिंग व्यू के साथ। अभी ट्रेडिंग व्यू आप लोगे तो आपको अराउंड एक 1000 रुपीज तक पर मंथ उन्हें पैसे देने पड़ेंगे, चार्ज देना पड़ेगा। सो फायर सिक्योरिटीज का उनके साथ टाइप है और चार्ट्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अभी आप मतलब जीरोधा, अपस्टॉक्स या कोई और ब्रोकर के साथ आप यदि ट्रेड कर रहे हो तो आप वही ट्रेड करना कंटिन्यू कर सकते हो, बट जो चार्ट आपको यूज करने हैं दैट इज ओनली एंड ओनली ऑफ द फायर सिक्योरिटीज, राइट। हम लोग ऐसे कंपनी, बाकी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म उनका कंपैरेटिवली जीरोधा, अपस्टॉक्स इन सबसे बहुत ही बढ़िया है। बट मैं यदि बोलूँ कि आप हमारे अंडर अकाउंट खोलिए फायर्स का, फिर उसके अंदर आप ट्रेड कीजिए, तो आपको लगेगा कि यार ये ब्रोकरेज के लिए या उसके लिए बोल रहे हैं। इसलिए मैंने आपको सिंपली बोल दिया कि आपको अच्छा लगे फायर सिक्योरिटीज का अकाउंट तो उसके अंदर ट्रेड कीजिएगा। एक बार ट्रेड वहां पे करने लगोगे तो दूसरा कोई आपको जचेगा भी नहीं, इतना बढ़िया है। तो इनकेस आपको लगता है तो आप मतलब अभी ट्रेड वहां करिए, बट अकाउंट आपको ओपन करना मैंडेटरी है क्योंकि चार्ट्स बहुत बढ़िया है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो मैंने अभी एक लिंक दी है आपके गेम चेंजर टेलीग्राम कम्युनिटी में, वो लिंक पे जाना है आपको, अपना डिटेल्स वहां पे गूगल फॉर्म है, वो डिटेल्स आपका वहां पे फिल करना है। आपको कल फायर की तरफ से व्हाट्सअप मैसेज या कॉल आएगा, तो उसको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करना है। उन्हें जल्द से जल्द जो डॉक्यूमेंट्स वो मांगते हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड कर देने हैं, राइट। सो बी फास्ट, मैं 10 बजे तक का डेटा वहां से कलेक्ट कर लूंगा, आधा घंटा आपके पास, बी फास्ट। ओके, थैंक यू भूषण जी। एंड वन मोर थिंग कि अभी 25 से वी हैव मतलब मेंशन कि हम लोग वी आर स्टार्टिंग विद द कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम बैच। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड है तो अभी कल से उनका फर्स्ट सेशन है। अभी जो लोगों ने यहाँ पे रजिस्टर किया है कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए, तो उनको अभी कल जूम मीटिंग लिंक वगैरह व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। अभी थोड़ा व्हाट्सएप नंबर का कुछ तो भी इशू आ रहा है, सो एक बार वो इशू सॉर्ट आउट होने के बाद विल शेयर द एवरी डिटेल्स ऑन व्हाट्सएप। कल मॉर्निंग तक प्रोबेबली आ जाएगा आपको। सो कल इवनिंग पहला सेशन है 9 to 10। सो इनकेस जिन लोगों को चाहिए कि सर मुझे इन डेप्थ मैनर पर्सनल असिस्टेंस के साथ मुझे सीखना है, सो डेफिनेटली दे मे गो विद द प्रोग्राम। वहां पे 1-2 सीट्स अभी अवेलेबल है। सो जो जिन्हें लगता है सो पर्सनली अभी मेरे नंबर पे डायरेक्टली कॉल करिए, व्हाट्सएप का सपोर्ट अभी नहीं है। कॉलिंग नंबर आप ले सकते हो, जो भी नंबर आपके पास था व्हाट्सएप वाला वही। भूषण जी एक बार वेबसाइट वाला दिखा देंगे इनको। डायरेक्टली कॉल करना पड़ेगा आपको फॉर दिस। कुणाल को बोलना पड़ेगा, अभी ये लोडिंग में वापस टाइम लेने लग गया ये। अच्छा, हाँ तो यस, यस दोनों नंबर है ये वेबसाइट पे कॉलिंग वाले, ये नंबर लिख लीजिए।
उन पे डायरेक्टली कॉल करिए इन केस इफ यू वांट द मतलब कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम, सो विल डू इट। और वन मोर थिंग कि जो लोगों ने अभी अभी रिसेंटली लिया होगा, लाइक रिसेंटली गेम चेंजर लिया होगा, उन लोगों के लिए टेलीग्राम ग्रुप में एक वीडियो अपलोड हुआ है, गेम चेंजर मेंटरशिप प्रोग्राम के वीडियोस कैसे एक्सेस करें। तो वो स्टेप्स फॉलो करो, आपको ईमेल नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, जरूरत नहीं है उसकी। आप डायरेक्टली ये जो गेम चेंजर कम्युनिटी है, टेलीग्राम कम्युनिटी, उसमें जो यूट्यूब वीडियो दिया गया है अभी, तो उसमें स्टेप्स बताए गए हैं कैसे एक्सेस करना है, उन स्टेप्स को आप फॉलो कर लीजिए। डोंट वरी अबाउट दैट। तो उसके लिए फिर आपको कॉल करने की या कुछ जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। थैंक यू भूषण जी, प्लीज। यस, चलो। तो हुसैन जी, यू कैन। जी सर, हेलो हाँ। सर, मेरा एक थोड़ा बेसिक क्वेश्चन है कि ना ऑप्शन मैं नहीं कर पा रहा हूँ ड्यू टू टाइम लैकिंग, क्योंकि ना 9 to 6 जॉब है। तो मैं कमोडिटी का कुछ थोड़ा सा इंट्राडे वगैरह का मैं कुछ जानना चाह रहा हूँ, तो किस पे क्रूड ऑयल वगैरह या अच्छा, किस पे करा जाए? देखिए क्रूड वगैरह आपका जैसे ऑफिस के साथ है, आपको शाम को ट्रेड करना है तो क्रूड, जी 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 जी। है ना। तो क्रूड का आपका वैसा रहेगा कि क्रूड को आप ट्रेड कर सकते हो, क्रूड में 30 मिनट्स में ट्रेड कर सकते हो। तो क्रूड का बस ये रखना, उसका वोलेटिलिटी थोड़ा ज़्यादा होता है कंपेरेटिव, है ना। तो मतलब कमोडिटीज़ वगैरह का बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आपने एक बार उस चीज़ को प्रॉपरली मास्टर कर दिया तो उसमें कोई इशू नहीं है। जैसे अभी ये ये तो मतलब सर कमोडिटी के लिए क्रूड ऑयल सबसे बेस्ट है इंट्राडे सबसे के लिए? क्रूड सबसे बेस्ट होता है कि लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं होता है, मूव अच्छे आते हैं, है ना। तो उसमें आपको कोई इशू नहीं। जैसे अब यहाँ पे ये देखो 2 बेस बिल्डिंग है, उसने ये वाला सेटअप, ये सेटअप, दो सेटअप ट्रिगर हो गए, कल भी दिया। उसमें बहुत बार आपका क्या रहता है कि आपका जो रिस्क होता है ना, राइट, जी। तो रिस्क कभी कभी बड़ी कैंडल्स बनती है कमोडिटीज़ में, सडन मूव्स आते हैं। तो उसमें आपका रिस्क, और आपको कमोडिटी में तो आप 1-2 क्वांटिटी तो ले नहीं सकते, क्रूड मिनी ले सकते जी। हो, या ऑप्शंस पे ट्रेड कर सकते हो मेकअप, है ना। नहीं, ऑप्शंस में ही क्या कह रहा हूँ हाँ, सर, तो ऑप्शंस में आप कर तो- सकते हो, ऑप्शंस में कोई दिक्कत नहीं, लिक्विडिटी ऑप्शंस में है उसकी, है ना। तो आप उसमें Okay. ट्रेड कर सकते हो। और इसका जो रिस्क रहेगा वो रिस्क आपको हमेशा 1 से 1.5% के अराउंड ही मिलेगा, क्योंकि थोड़ा सा अभी जैसे सिनेरियोज भी, ग्लोबल मार्केट सभी वॉलेटाइल है, और ये यूक्रेन की वजह से कुछ भी न्यूज़ आती है सडनली ऊपर नीचे, या कहीं भी न्यूज़ आ गई यूरोप या कहीं भी, तो सडनली ऊपर नीचे मूव होता है ना। तो बाकी कोई सिनेरियो नहीं है, बस रिस्क मैनेज कीजिए बराबर, वहाँ पे आप काम कर सकते सिस्टम हो। यही, सिस्टम इसमें भी वही रहेगा सर अपना? यस, REBD सिस्टम वही रहेगा। आपको अगर अच्छा चाहिए तो 30 मिनट्स का, अगर उसमें आपको थोड़ा सा सेमी एग्रेसिव करना है तो 30 मिनट्स का जोन, 15 मिनट का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, ठीक है, वो आप ले सकते हो। 15 मतलब 30 मिनट्स का जोन और 15 मिनट्स का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आप वो ले सकते हो। उससे कम टाइम फ्रेम में जाएंगे तो, क्योंकि देखो विक्स बहुत बनाते हैं आप कमोडिटी में, आप के चार्ट अगर देखोगे 5 मिनट में, है ना, तो आपको ऐसे बहुत, देखो ये ऐसे विक्स बनाते हैं और एकदम से स्टॉल होता है, ये जैसे ये हो गया, है ना, एकदम ब्रेकआउट और एकदम स्टॉल, ठीक है। फिर उसके बाद वापस ब्रेकआउट, एकदम स्टॉल, है ना, यहाँ पे एकदम ब्रेकआउट एकदम स्टॉल। तो उसमें कैसा है कि 5 मिनट छोटा टाइम फ्रेम में आप 2-3 ब्रेकआउट करोगे, फिर वो काम ही नहीं करेंगे, या फिर एकदम सर दर्द, अरे क्या हो रहा है ये, है ना। तो क्योंकि 5 मिनट्स बहुत छोटा टाइम फ्रेम है उसके लिए, तो वो चीज़ हमें याद रखनी है, क्योंकि ये इक्विटी मार्केट सामान ऐसे मूव नहीं होते हैं, थोड़ा सा इनका मूवमेंट अलग होता है, न्यूज़ फ्लो से ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि ये ग्लोबल इससे बहुत लिंक्ड है ना पूरा क्रूड। हम तो क्रूड बनाते नहीं है ना, राइट। तो जो भी क्रूड का मूवमेंट है वो सिर्फ ग्लोबल मार्केट से लिंक्ड है, जो भी हमारे क्रूड है ना। तो हमारे जैसे अब रिलायंस वगैरह या कोई भी रहेगा तो उसमें हमारे लोकल मार्केट से लिंक्ड है, क्योंकि हमारे जो गवर्नमेंट है या हमारे जो, तो अगर वहाँ पे कोई सऊदी में उसका अरामको या कोई ऐसा क्रैश भी हो रहा है, उसको रिलायंस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा उतना, है ना, क्योंकि अगर वो न्यूज़ उसको इफेक्ट नहीं कर रहा है। बट यहाँ पे क्या, अगर सऊदी का कुछ कंपनी में कुछ इशू हो गया, या उनके उसमें इन्वेंट्री में इशू हो गया, या यूएस के इन्वेंट्रीज में कुछ इशू हो गया, इंडियन क्रूड को फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हमारा क्रूड का जो भी प्राइस है ग्लोबल मार्केट के क्रूड को अगर फ़र्क पड़ेगा तो इस क्रूड को भी इम्पैक्ट होने वाला है वो, क्योंकि उससे लिंक्ड है वो। तो यहाँ पे जो चीज़ है कि इसीलिए क्रूड में आप ऑप्शंस वगैरह में भी करोगे तो हमेशा ट्रेड्स कैसा है कि बहुत लोग गलती क्या करते हैं कि बहुत छोटे टाइम फ्रेम में या तो चले जाएंगे, या फिर वो वोलेटिलिटी जो आती है फास्ट मूविंग, वो उसमें जैसे ये इस टाइप की है ना, ये देखिए वोलेटिलिटी क्या होती है कमोडिटीज़ में, ये इक्विटी मार्केट्स में आपको कम मिलेगी। जैसे ये अब ब्रेक डाउन किया है ना, जैसे ही ब्रेक डाउन किया सडनली एकदम ऊपर, करेक्ट, जी जी 15 मिनट में एकदम ऊपर, तो एकदम वहाँ पे क्या हो गया, ट्रेड लिया मैंने। अब हम इसको इक्विटी मार्केट सामान
ट्रेड लगाओ कि अच्छा ये रिट्रेसमेंट आएगा, ये रेजिस्टेंस बनेगा, वो सपोर्ट बन के आना चाहिए, ये हमेशा उसके थोड़ा ऊपर जाके गिरता है कमोडिटीज़ का वो थोड़ा सा। इसीलिए स्मॉलर टाइम फ्रेम में वो आपको ट्रेड नहीं करना है ना। सेकेंड 30 मिनट्स में 30 और जोन 15 मिनट्स आइडेंटिफाई मिनिमम, उससे नीचे जाओगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी, मतलब बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी हर चीज़ में। आपको थोड़ा सा व्हाट यू कैन से छोटी जैसे जैसे बहुत कैंडल्स के बाद मार्केट कैसे स्टॉल हो जाता है एकदम से, ये जो स्टॉल होता है हर बार है ना, जैसे ये स्टॉल हो गया तो वो आपको प्रॉब्लम करेगा। और फिर जब मूव होता है तो फटाफट मूव होता है, तो ये दोनों चीज़ें रहती है। तो इसलिए ये थोड़ा सा ऑप्शंस में उसको सिस्टमेटिकली हेज करके करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रिस्क मैनेज रहेगा बराबर। जी जी। तो वो आप कर सकते हो हेज करके, तब दिक्कत नहीं है। बट अब नेकेड, बहुत लोग क्या नेकेड बाइंग सेलिंग करेंगे तो उसमें कैसे है वो ऑप्शन में फिर वो उनको दिक्कत हो जाएगी है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा इसका मूव करने का तरीका अलग होता है। जैसे यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिया, अब ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट एकदम स्टॉल, ठीक है, तो ये बहुत बार होता है। और कभी कभी कैंडल बहुत बड़ी बन जाती है, उसके बाद वापस स्टॉल। जी। तो ये जो चीज़ें रहती है इसमें, इसीलिए जो होता है कि आपको जो क्रूड का जो बिहेवियर है ना, जो ट्रेड्स रहेंगे, अब ये मूव करेगा तो बहुत फास्ट मूव होता है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट जैसे ही मूव हो जाएंगे सडनली गिरते हैं, ये भी सडनली गिरता है। तो 15 मिनट्स 30 मिनट्स में उसी हिसाब से करोगे तो ट्रेड्स रिलेटिवली कम मिलेंगे, बट थोड़े प्रॉपर आपको सही मिलेंगे। एक्यूरेसी अच्छी मिलेगी है ना। वो आपको बस फॉलो करना है। और ये बेस बिल्डिंग वाले तो बहुत मिलते हैं, क्योंकि क्रूड ऐसे ही करता है कि पहले एक डायरेक्शन बनाता है बेस बिल्डिंग को फटाफट ब्रेकआउट करके निकल जाता है ना। यहाँ पे भी यू कैन सी, तो बेस बिल्डिंग वाले सेटअप आपको बहुत मिलने वाले, बस रिस्क इसमें ज़्यादा रहेगी कम रहेगी, तो उसके हिसाब से आपको मैनेज करना है। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। यस प्रवीण कुमार जी बोलो। हेलो। हाँ जी, हाँ सर, वो मतलब मेंटरशिप प्रोग्राम के तहत जानकारी चाहिए सर, कोर्स के लिए। किसके लिए? पुट के लिए? कोर्स अच्छा, सर, वो जो आप गौरव को कॉल कर लीजिए। सर उनसे बात शुरू में किए थे, लेकिन सही से बातचीत नहीं हो पा रही थी, इसलिए आपको कॉल कर रहे हैं। अच्छा, नहीं उनसे मतलब बातचीत मतलब क्या नंबर लगा नहीं था या क्या प्रॉब्लम होती? नंबर लगा था, लेकिन अब कुछ अच्छी बात किए, फिर वो बात कर ही नहीं रहे थे तो काट दिए, फिर दोबारा किए, रिस्पॉन्स नहीं लिए। नहीं शायद तो उनके 2-3 बार की। वो शायद कहीं बिजी होगा, तो कोई नहीं, मैं आपका जो है मैं बोल दूंगा उसको। गौरव है ना यहाँ पे? गौरव, सर एक क्वेश्चन और है। हाँ हाँ बोलिए। अभी जो आप सिखा रहे हैं उसमें लाभ तो वो जैसे इसमें अभी करवा रहे हैं उसी तरह करवा रहे हैं सर क्या? नहीं समझा, क्या बोले आपने? अभी कहने का मतलब ये है कि जिस तरह अभी जैसे करवा रहे हैं लाइव ट्रेडिंग, क्या उसमें भी उसी तरह करवाते हैं? लाइव ट्रेडिंग मतलब आपका गेम चेंजर में जैसा होता है ना, जो जो अपना ट्रेड प्लान होता है, वो ट्रेड प्लान हम लोग वहाँ पे शेयर कर देते हैं है ना, मॉर्निंग में जैसे क्या करना है। आज जैसे जो लाइव सेशन था हमने वहाँ पे मेंशन किया था कि कोई अच्छे फर्स्ट हाफ में कोई अपने को लो रिस्क वाले ट्रेड्स नहीं मिलने वाले, क्योंकि मार्केट का गैप अप बढ़ा था। तो वहाँ पे हमें उस तरीके से क्लियर रहता है कि क्या हमें मतलब करना है मार्केट में चीज़ें, राइट। लाइव सेशंस में जो भी ट्रेड प्लान रहता है, जो हमारा व्यू है, क्या करने वाले हैं, क्या पोजीशन अभी लेने की सोच रहे हैं, वो सब अपना डिस्कस होता है सर। क्लियर नहीं हो पाता है सर अभी जो है सो गेम चेंजर है सर। कौन सा? अभी गेम चेंजर में 4-5 दिन का ही होता है ना बहुत बार, तो उसमें वो होता है कि उतना आप वो करेक्ट नहीं, वहाँ पे 2 महीने नहीं, कंटिन्यूस तो वहाँ पे आपको इसीलिए तो कंप्लीट ट्रांजैक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम किस लिए, फिर वहाँ पे आपको पर्सनलाइज असिस्टेंस होता है। अभी यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर, तो पर्सनली हर एक को ट्रेस करना इट इज डिफिकल्ट टास्क। बट वहाँ पे मतलब पूरा सॉर्ट आउट होके आप वहाँ पे आते हो, तो डेफिनेटली एक पर्सनल टच, पर्सनल कनेक्ट रहता है। वेयर यू आर, आप कहाँ अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, कहाँ आप लैग कर रहे हो, ये सारी चीजें आपको वहाँ पे हमारी तरफ से बताई जाती है, राइट। तो वहाँ पे इन डेप्थ कॉल किया था, बट कॉल शायद बात तो हुई नहीं थी बोल रहे थे अच्छे से। अच्छा, कॉल आया होगा तो अभी भूषण जी वो व्हाट्सएप का हेडक फिर से अपना नहीं पहले पहले की किया। हाँ तो अभी कॉल्स भी तो बहुत आते हैं, फिर आपने मैसेज तो भी डालना चाहिए ना। अच्छा, You want- हाँ हाँ नहीं अच्छा, ये सेइंग कि कॉल किया था बट कट कर दिया था, कट कर दिया था तुमने, और फिर वो उनको वापस रिस्पॉन्स नहीं किया था, ऐसे बोल रहे हो।
जी जी डोंट नो, अभी कुछ कुछ लोग ऐसे करते हैं कि 5-5 6-6 बार एट अ टाइम कॉल करते हैं, सो डिफिकल्ट टू रिस्पॉन्ड है। हाँ, ठीक है, नो कहीं प्रॉब्लम, दूसरी ओर मेरा कॉल चल रहा होगा। चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम उनको कर लीजिए। अभी मेन मेन देखिए, अभी कैसा है कि हर एक का, अभी जब हम गेम चेंजर लाइव सेशन अभी मंडे से स्टार्ट होने वाला है अपना, उसमें कैसे है हम 3-4 सिस्टम्स अब हम स्टडी करेंगे। अब उसमें कैसे है कि किसी को अगर स्टॉक में ही करना है, अब मैं ऑप्शंस का सिस्टम बता रहा हूँ तो उसको स्टॉक में ही करना है तो उसको ऑप्शंस में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, बट कैसा है कि बाकी भी पोर्शन ऑफ ऑडियंस है जिनको ऑप्शंस में इंटरेस्ट है, तो मुझे कैसे सबको साथ में लेके चलना पड़ता है। तो हम लोग वहाँ पे, जैसे मेरा गेम चेंजर का थीम होता है कि मैं वहाँ पे डेबिट भी, एक बार डेबिट क्रेडिट हमें मिल रहा है तो हम वो भी बनाते हैं। अगर हमें वहाँ पे एक तरीके से रेशोज़ मिल रहा है हम वो भी बनाते हैं। अगर कॉल बाइंग का, डेबिट मतलब कॉल बाइंग या पुट बाइंग हो गया, क्रेडिट मतलब हम सेलिंग के हेज करके कैसे बनाना है वो बताएंगे, राइट। उसके बाद हमारा ऑप्शन स्टॉक्स में अगर मिलता है अच्छा सेटअप तो वो भी करते हैं। अब ट्राई मेरा ये रहता है कि 5 डेज़ हम हर चीज़ करने की कोशिश करें, सो दैट हमें REBV सेटअप्स भी हम ट्रेड कर ले, हम 5 मिनट के एग्रेसिव सिस्टम्स भी ट्रेड कर ले, ऑप्शंस भी ट्रेड करें इंडेक्स में, तो सब चीज़ है। अब वहाँ पे जो है कि अटेम्प्ट सब में रहता है, बट हाँ कभी हो सकता है कि कभी किसी ऑप्शंस पे ज़्यादा फोकस होता है, कभी स्टॉक्स पे फोकस होता है, दैट जो रहता है उस दिन जैसा मूवमेंट रहेगा, अगर मार्केट मूव ही नहीं हो रहा है तो हम नॉन डायरेक्शनल पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि मूवमेंट ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे आप स्टॉक्स में ट्रेड कर, है ना। तो उसके हिसाब से करना पड़ता है। जो कंप्लीट प्रोजेक्शन में एटलीस्ट 2 महीने का इसीलिए दिया जाता है, 1.5-2 महीने का, ताकि आपको जो सिस्टम करना है, आप जिसको स्टॉक में इंटरेस्ट है तो वो उसको उतने पीरियड में स्टॉक्स के जो ही ट्रेड्स है क्या नहीं वो समझ में आ जाता है। इसीलिए वो थोड़ा लंबे टाइम तक दिया जाता है, ताकि आप आपके जो कंफर्ट, आपको जो ट्रेड करना है उसमें आप परफेक्ट हो जाओ। बाकी अगर ऑप्शंस बहुत लोगों को नहीं पसंद है तो वो आप फिर उसमें वो उनका स्टॉक्स में उनको फोकस करना पड़ेगा। बहुत लोगों को स्टॉक पसंद ही नहीं, बोलते नहीं मेरे को स्टॉक ट्रेड ही नहीं करना, वैसे निफ्टी बैंक निफ्टी वही बताओ, तो वो अपना पर्सनल है। अब मेरा जो जैसे मैं अगर खुद जो करता हूँ तो मेरा ज़्यादा फोकस जो होता है वो 80% मैं ऑप्शंस में ही ट्रेड करते रहता हूँ, क्योंकि डेफिनेटली आपका कैपिटल एक लेवल के बाद हो जाता है तो आप फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, है ना। स्टॉक्स में जब बहुत अच्छा सेटअप मिलता है या फिर वहाँ पे जब करना है तो ही वहाँ पे मैं लेते रहता हूँ वहाँ पे, बट कंसेप्ट सब जगह सेम है। अब एक ही बात है, आप इंडेक्स कर रहे हो, स्टॉक कर रहे हो, बात एक ही है, बट फोकस जब आप ऐसे नहीं कर सकते कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे सब कुछ करना है, क्योंकि आफ्टर सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो, इसमें आपको फोकस रखना पड़ता है कि आप बार बार आप 10-12 पोजीशंस ओपन करके नहीं रख सकते मार्केट में, right? तो वो चीज़ें रहती है कि क्योंकि आपकी क्वांटिटी अगर अच्छी रहेगी तो फिर आपको वहाँ पे उसको मैनेज करने के लिए भी आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, कि ऐसे नहीं कि आपने यहाँ पे कुछ बना लिया डेबिट क्रेडिट और वहाँ पे फिर आराम से स्टॉक ट्रैक कर रहे हो, फिर देखेंगे फिर और यहाँ पे आ रहे, वो चीज़ें फिर नहीं होगी आफ्टर सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम। हाँ, इनिशियली जब हमारा कैपिटल अगर छोटा रहता है वो है तो हम ये सब चीज़ें कर लेते हैं, क्योंकि हम कैसे क्वांटिटी उतनी लेते नहीं है, राइट। बट आगे चल के आपकी क्वांटिटीज़ अगर आप 200 300 400 क्वांटिटीज़ आप निफ्टी बैंक निफ्टी के आप 8 10 स्लॉट में बाई या सेल कर रहे हो तो आपको फोकस लगेगा, क्योंकि वहाँ पे अगर वॉलेटिलिटी है तो आपको मैनेज करने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। तो उस गेम चेंजर में मैं ट्राई करता हूँ कि जैसे हमने लास्ट जितने भी अब गेम चेंजर के लाइव सेशंस हुए, हमने स्टॉक्स भी ट्रैक किए हैं एवरीडे, ऑप्शंस भी देखा है, नॉन डायरेक्शनल भी बताया मैंने, डायरेक्शनल भी ट्रेड किए, रेशो सब हर सिस्टम 5 दिन में मैं ट्राई करता हूँ कि एक बार तो भी गो थ्रू हो जाए, सो दैट जिनको वो चीज़ रेलेवेंट है उनको वहाँ से बेनिफिट मिले। ठीक है, चलो, थैंक यू भाई। यस गिरिराज जी बोलिए। हेलो। यस हाँ जी सर अभी आप डोल का बता रहे थे, मेरे को ये पूछना है कि आपने बेस बिल्डिंग बताया उसमें, हाँ तो फिर टारगेट कैसे डिसाइड करें? टारगेट से भी, टारगेट्स तो क्रूड के तो आपके सिंपल ही होते हैं। आप हेकेनाशी में चले जाओ, है ना। अब हेकेनाशी में आप जाओगे तो आपका जैसे ये वाला जोन मार्केट ने ब्रेक कर दिया, उसके बाद आपका ये वाला एरिया आ जाता है, ये देखिए ना, ये स्ट्रक्चर पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, राइट, ये स्ट्रक्चर पॉइंट है। इसके बाद ये जोन ब्रेक हो गया, फिर ये इसको है ही नहीं, उसके बाद क्योंकि ये एरिया पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है और रेजिस्टेंस लिया है तो ये जोन हो गया। इसको अगर पूरा ब्रेक डाउन करेगा ये जोन को, तो उसके बाद फिर उसके लिए ये वाला एरिया आ जाएगा ना, यहाँ पे ये वाला टारगेट, जोन टू जोन चलता है ये, जोन टू जोन। यस, क्रूड हमेशा जोन टू जोन चलता है,
अब क्रूड का प्रॉब्लम क्या है कि बहुत बार वो जंप करता है, मतलब एक ही कैंडल सडनली ऐसी बड़ी बनती है ना। कभी जैसे ग्लोबल मार्केट्स ओपन होते हैं या कोई न्यूज़ फ्लो आ गया, जैसे ये देखो ये टाइम कितने बजे आया, ये जो मूव आया है ये 7 बजे आता है। 7 बजे ग्लोबल क्रूड यूएस मार्केट ओपन होता है, तो ग्लोबल क्रूड में हलचल होती है, इन्वेंट्री डेटा आता है ना। तो उसके बाद सडन मूव आती है, इसलिए वॉल्यूम देखो वहाँ पे एकदम इंक्रीज़ करता है। तो 6 बजे के बाद 6 बजे के बाद आपको अलर्ट रहना पड़ता है। सेटअप मैक्सिमम सेटअप यहाँ पे भी देखो, मैक्सिमम सेटअप हाँ सर, आपको मैंने 6 बजे के बाद मिलेंगे, 6 ये PM। नोटिस किया है 6 बजे के बाद को जो डाउन होता है ना, हाँ वो इसमें बहुत ज्यादा मिलता है मेरे यस, वो अभी कैसे कि अभी वो फेज़ वैसा चल रहा है। अब आप जब क्रूड अभी बीच में जब बुलिश था तो 6 बजे के बाद हमेशा वो ब्रेकआउट दे रहा था, जब हम यूक्रेन के टाइम पे जब था मार्च अप्रैल में। अब ये मई जून से कैसा है कि अब वो उस लेवल पे पहुंच गया, अब उधर ही टॉप उसने बना लिया, वहीं पे घूम रहा है वो, तो वो उधर जाके लेवल पे बार बार गिर रहा है गिरते रहता है। हाँ, ये तो 7,000 8,000 आते ही गिर जाता यस, है। अब क्योंकि अब ये पहले यहाँ पे ये लेवल देखो ना, ये अब इसी लेवल पे जैसे इस लेवल के आसपास था तब रैली करता था ये, है ना। ये लेवल यहाँ से रैली करता था, बीच में भी उसने जून में भी रैली किया। अब ये लेवल टूटा है, तो अब ये लेवल एज अ सप्लाई अपना मतलब सप्लाई एरिया बन गया आपके लिए, वहाँ पे आता है, स्ट्रक्चर ब्रेक करता है। तो क्रूड में कैसा है, क्रूड में जैसे जो लोग ट्रेड करते हैं, है ना, अब उसमें उनका कैसा रहता है कि वो इंपॉर्टेंट लेवल्स, क्रूड का कैसा है कि लेवल्स वो बहुत अच्छे से फॉलो करता है। अब जैसे इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क कर लिया, अब वहाँ कैसा है कि आप ऐसे नहीं ट्रेड कर सकते, अच्छा ये लेवल है सीधा उसको ब्रेक कर दिया तो बाय करो, वो काम नहीं चलता है यहाँ पे, क्योंकि ये कैसा है, ये वॉलेटिलिटी मारता है बहुत ज़्यादा, बहुत बार, राइट। आपको हमेशा क्रूड में जो बेस बिल्डिंग वाला कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से काम करेगा, क्योंकि जब ये थोड़ा रुकता है और फिर ब्रेकआउट देता है तब वो आपको रिलायबल ज़्यादा रहता है। या फिर आप ये सडनली अगर ऐसे ब्रेकआउट्स आ जाते हैं, बहुत बार वो रिलायबल नहीं रहता, फेक मूव देता है और एकदम इसमें फास्ट सेल ऑफ आता है, बहुत फास्ट गिरता है ये। मतलब जैसे इक्विटी मार्केट में कैसे है, आता है, रिट्रेसमेंट देता है, फिर आता है, फिर बहुत बार थोड़ा ऊपर आके डबल टॉप बनाएगा या थोड़ा जाएगा, फिर गिरता है, आराम आराम से गिरता है ना, एकदम फास्ट सेल ऑफ बहुत बार नहीं आता है ना। यहाँ पे कैसा है कि एक लेवल के बाद इसने फेक ब्रेकआउट दिया, उतने ही स्पीड से वो सीधा मतलब रुकेगा भी नहीं वो, जैसे यहाँ पे आपको जो रहता है, अब ये फेक ब्रेकआउट दिया, वो सीधा रुकेगा भी नहीं, सीधा जहाँ से वो मूव स्टार्ट हुआ वहाँ तक आ जाएगा एकदम से फास्ट। फिर ये बेस बिल्डिंग के बाद अगर आप करोगे तो उसमें कैसे आपको बेस बिल्डिंग के हिसाब से, अब ये बेस बिल्डिंग है, इसके बाद अगर ये ऊपर देख WRC दिया है कि नहीं देखना पड़ेगा, अगर नहीं है तो फिर ये इसने ब्रेक डाउन किया, ये आपके लिए मूव है, राइट। तो उसके हिसाब से ही करोगे, अच्छी इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क कर लो आर्ली में जाके, और उसके आसपास अपने को फिर बेस बिल्डिंग का वेट करना पड़ेगा। क्रूड में एक्चुअली बाकी सिस्टम्स उतने ढंग से काम नहीं करते, बट अपना REB भी बहुत बढ़िया काम करता है, राइट। तो उसके लिए क्योंकि डिसिप्लिन से पेशेंटली वेट करना पड़ता है, रिस्क मैनेज करना है, क्योंकि वोलेटाइल इंस्ट्रूमेंट है तो हमेशा एग्रेसिव नहीं जा सकते आप, राइट। जी, टाटा स्टील का देखिए सर, टाटा स्टील आज 100 रुपये पर दिखा रहा है क्या? हाँ, स्प्लिट हो गया उसका 1:10 का। ये क्या होता है? मतलब उसका पहले जो प्राइस था अभी 1,000 रुपये, 900 था, तो अभी एक जिनके पास 900 का एक शेयर था उनको अब 10 शेयर मिलेंगे, है ना। तो 90 हो गया, प्राइस आधा हो गया, मतलब शेयर प्राइस उतना ही है, सिर्फ स्प्लिट कर दिया उसको। स्प्लिट मतलब उसके शेयर की प्राइस को नीचे कम कर देते, क्वांटिटी बढ़ा देते, बाकी वैल्यू उतनी ही है, मार्केट कैप उतना ही रहेगा, जो बाकी कुछ चेंज नहीं हो रहा है ना। तो सर उसमें इन्वेस्ट करना भी ठीक है? नहीं, अभी 100 आप इन्वेस्ट, उससे फ़र्क नहीं रहता आपका जो है वो, आप हमेशा इन्वेस्ट करना है तो वो तो आपका जब उसने दिया था 850 पे गिरा था, टाटा स्टील का ग्रुप में ही डाला था मैंने इन्वेस्टिंग के लिए, है ना। ये टॉप से यहाँ पे कम से कम 40% गिर गया था, तो इन्वेस्टिंग का एरिया उसका 850-900 के अराउंड ही आ गया था, जो भी ये जून में गिरा था। अब ये वहाँ से वापस उठ रहा है अभी, है ना, 40% है। यस, आपको अगर लॉन्ग टर्म रखना है मतलब, तो आप आपके लिए अच्छा उसको ट्रेड कर सकते हो, बट कैसा है कि वो डिपेंड करता है कि अगर आपको ज़्यादा मार्केट में रिस्क नहीं लेना है तो सेक्टोरल इंडेक्स या स्टॉक से बेटर है कि आप निफ्टी ETF या लार्ज कैप के जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनमें फोकस करो, राइट, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, उनका एक्सपोजर टाटा स्टील में भी रहेगा, उनका एक्सपोजर बैंकिंग स्टॉक्स में भी रहेगा, उनका एक्सपोजर ऐसे रहेगा। बट अगर आपको खुद को पोर्टफोलियो बनाना है अपना स्टॉक्स में, फिर आप हाँ मतलब अगर 100 रुपये डालने हैं तो 20 रुपये मेटल सेक्टर में, 20-30 रुपये बैंकिंग सेक्टर में, 20-30 रुपये आपके
आईटी सेक्टर में, वैसे आप खुद फिर बना सकते हो टॉप उनके साथ, राइट। बट उसके लिए फिर कैसा उसमें भी है, ऑप्शन होता है हाँ हाँ सब में ऑप्शंस मतलब ये स्टॉक्स में ऑप्शंस तो होगा ही आपको। इस सेक्टर में। सेक्टर में ऑप्शन इसमें नहीं है। सेक्टर का ऑप्शन सिर्फ निफ्टी, बैंक निफ्टी और आपका निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज तीनों में ही आ रहा है, इनके ऑप्शंस नहीं है सेक्टर के। तो सेक्टर में खाली फीचर रहता है। सेक्टर में सिर्फ इंडेक्स होता है, कोई फ्यूचर नहीं है अभी इनके इसमें, तो सिर्फ इंडेक्स है। मतलब ये सिर्फ एक इंडेक्स बना है ताकि आप सेक्टर को ट्रैक कर सको, क्या कर रहा है, चल रहा है क्या नहीं। सभी सेक्टर में फ्यूचर नहीं है। पहले निफ्टी आईटी वगैरह में फ्यूचर था, बट उसमें वॉल्यूम नहीं आता, तो एक्सचेंज ने बंद कर दिया। ट्रेड नहीं होते ना, तो उतने ट्रेड नहीं होते, तो टैक्स खाली व्यू करने के लिए होता है। इंडेक्स, हाँ, ये व्यू करने के लिए कि आपके जो जब बाकी का सेक्टरल क्या बोल रहा है। जैसे अगर अब ऐसा होगा कि आपका टाटा स्टील गिर रहा है बहुत ज़्यादा और आपका JSW स्टील ऊपर जा रहा है और सेक्टर वही घूम रहा है, तो प्रॉब्लम सेक्टर की नहीं है। टाटा स्टील गिर रहा है, उसकी इंडिविजुअल कुछ तो भी कंपनी में इशू हो गया है ना। बट अगर पूरा ही सेक्टर गिर रहा है, मतलब टाटा स्टील भी गिर रहा है, JSW स्टील भी गिर रहा है, मतलब सेक्टरल लेवल पे सेलिंग आ रही है, राइट। तो वो हमारे लिए, इन्वेस्टर के लिए वो इम्पोर्टेंट रहता है। सेक्टरल लेवल पे उसको करेक्शन चाहिए, तब वो उसके लिए वो रेलेवेंस रहेगा। तो जैसे ये भी है, मेटल सेक्टर भी टॉप से वो 30-35% करेक्ट हुआ था, और उसमें भी हमने डिस्कस किया था इन्वेस्टिंग वाले टॉपिक में कि 25% से नीचे जो भी गिर जाते हैं अच्छे क्वालिटी लार्ज कैप स्टॉक्स, वो आप इन्वेस्टिंग के लिए वहाँ पे आपके लिए ओपन हो जाता है ना। जैसे बचफिन भी निफ्टी का है, बचफिन भी आज का रैली है, बट वो करेक्शन बहुत बढ़िया उसने दिया। टॉप से वो 35% तक गिरा था वो, तो 30%, 25-30% के आ गया, तो हम उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए देख ही सकते हैं, जो भी अच्छे क्वालिटी है। बट स्टॉक स्पेसिफिक आपको जाना है तो वहाँ पे हमेशा रहेगा कि आपको वहाँ पे अगर स्टॉक में कुछ भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू हो रहा है क्या है, तो उसको तभी के तभी उसको एग्जिट करना भी पड़ेगा, राइट। वो चीज़ याद रखनी है, चिपक के नहीं रहना है स्टॉक से, है ना। बट आप म्यूचुअल फंड या आप ETF में करोगे, उसका एडवांटेज ये रहता है कि अगर कोई स्टॉक अंडर परफॉर्म करता है तो ये लोग उसको निकाल देते हैं। अगर आपको मार्केट में ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है तो ऑलवेज बेटर है कि आप ETFs या जो अच्छे म्यूचुअल फंड्स है टॉप के, उनके साथ आप रह सकते हो। अब जैसे टॉप के म्यूचुअल फंड्स कहाँ पे मिलेंगे आपको, कैसे करना है, तो आप ज़ीरोधा का कॉइन ऐप है, ग्रो ऐप है, वहाँ पे जाके लास्ट 5 ईयर्स 10 ईयर्स का परफॉर्मेंस आप देखो। अगर किसी 2-3 साल का कोई मतलब नहीं रहता है ना, 5 साल का परफॉर्मेंस देखो। जो 5 ईयर्स का परफॉर्मेंस है, अभी तो जनरली सभी म्यूचुअल फंड का पॉजिटिव है, बट कुछ कुछ जो लार्ज कैप अच्छे हैं, जैसे कि आपका पराग पारेख का हो गया, फ्लेक्सी कैप हो गया, राइट। फिर आपका ये है क्वांटिको के कुछ हो गए, फिर आपके इसके जो है क्या बोलेंगे उसको, आपके लार्ज कैप के फंड्स है, इसके कोटे निपॉन के है कुछ, उसके भी आपके है, फिर ICICI का भी है ना। तो वो आपको लिस्ट मिल जाएगी, इन लोगों ने परफॉर्म किया है, तो उसमें से लार्ज कैप से जो आप कर सकते हो वो आप उसके हिसाब से आप प्लानिंग फिर अपनी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो। उसमें भी SIPs जो रहती है इंडेक्स के, जैसे आपने कोई भी लार्ज कैप में अगर पैसा डाला है, लेट से आपने किसी लार्ज कैप में एक जैसे मेरा जो अभी डाल के रखा है मैं जो बोलता हूँ, मैं एटलीस्ट जिसमें मैं जो प्रॉफिट का पैसा थोड़ा थोड़ा डाल के रखता हूँ, तो वो पराग पारिक का जैसे एक फ्लेक्सी कैप है ना, काफ़ी 22,000 करोड़ का उसका AUM है, काफ़ी मतलब फेमस फंड है। रिटर्न्स भी उसका मतलब कंपेयर टू अदर्स, मतलब मार्केट के हिसाब से हमेशा 1-2% थोड़ा ऊपर रहा है। निफ्टी अगर 14-12% रिटर्न दिए तो इसका 13-14% रिटर्न है, उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट भी मत करो। बट ये लॉन्ग टर्म के लिए, जिसको 15 साल 20 साल के लिए रखना है, तो यहाँ पे जैसे वो चलते रहता है। अब इनका कैसे रहता है कि मार्केट निफ्टी अगर का लेवल पे हम जाते हैं, तो अगर हम निफ्टी पे जाते हैं तो निफ्टी में मैं इसमें जो अलॉटमेंट अभी जितना भी SIP का अमाउंट है वो डबल करूँगा जब निफ्टी 25% या उससे नीचे करेक्ट होगा। अभी तक वो लेवल आया नहीं है, ठीक है। और जब भी आएगा, वो अभी आएगा, अगले साल आएगा, तब तक नॉर्मल SIP अपना जो है जा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। बट जब भी 25% से ऊपर होगा तो आपको वहाँ पे अब इसका जो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट कब निकालना है, वो आपका जब विड्रॉल के लिए 5 to 6 ईयर्स आपके विड्रॉल जब आना लग जाता है। जैसे ये तो मैंने रखा है
फ्यूचर के लिए, जैसे जिनके अगर अपने किड्स का प्लानिंग करना है या जिनका भी उनका एक उनके लिए रखना है, तो ये 20 ईयर्स के लिए चल रहा है अभी, राइट। तो जब 15 साल इसको हो जाएंगे उसके बाद ही विड्रॉल के बारे में, क्योंकि मार्केट, हर एक मार्केट का 5 से 7 ईयर का साइकिल होता है, तो वो लास्ट साइकिल पे जब हम आते हैं तभी आपको वहाँ पे अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो धीरे 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 विड्रॉल आपको करना पड़ेगा। लोग क्या करते हैं कि नहीं 20 साल है तो एग्जैक्ट 20 साल में निकलेंगे, वैसा नहीं। बट 20वें साल में मार्केट अगर 30-40% क्रैश हो गया, जैसे कोविड का आ गया, वैसे भी आगे क्रैश आते ही रहने वाले, वो मार्केट में नहीं आना। तो जब भी वो क्रैश हो रहे हैं तो उस टाइम अगर मार्केट नीचे है तो आपको वहाँ पे फिर एक तरीके से 30% फंड, क्योंकि अमाउंट भी तब बड़ा हो जाएगा, तो उसमें बहुत फटका पड़ जाएगा, लाखों का फटका पड़ जाता है। इसलिए जब 15 साल, जैसे जब भी अगर 20 साल या 25 साल के लिए आप कर रहे हो, या जो भी अपने किड्स के लिए प्लान कर रहे हैं, तो लास्ट फंड के जब 5 विड्रॉ करने के, यहाँ पता है इसके आप 20 या मतलब 22 या 25 साल में इसको आप खर्चा लगने वाला है, तो उसके 5 ईयर्स पहले से मार्केट जहाँ पे भी हाईज मार रहा है या ऑल टाइम हाई के आसपास खड़ा है, तब वहाँ से धीरे 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 विड्रॉ करना चालू कर देना आपको पड़ता है। और करेंट SIP आप चलने दो, बट विड्रॉ करना आपको चालू करना पड़ता है, प्रॉफिट को लॉक करना चालू करना पड़ता है, और वो प्रॉफिट फिर आप FDs में, या जो भी FDs रहेंगे या बाकी के जो आपके सेफ डेट फंड्स रहेंगे, है ना, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, डेट फंड्स हो गए, वो भी 8-9% दे देते हैं, तो जो उस तरीके के उसमें आप शिफ्ट कर सकते हो, है ना। तो सर डेट फंड जी आप बता रहे हैं, उसमें लॉस नहीं जाता? गवर्नमेंट डेट फंड्स नहीं जाएंगे लॉस में, गवर्नमेंट तो गारंटी देती है ना। कॉर्पोरेट वाले जा सकते हैं, है ना, जैसे कंपनी के डेट फंड्स जा सकते हैं, बट कंपनी में भी आप, जैसे आप महिंद्रा हो गए, मारुति हो गए, ये जो टॉप लेवल के हैं वो नहीं जाएंगे ना, वो तो बहुत, उनके पास इतना कैश पड़ा है कि उनको टेंशन नहीं है, उनका बिजनेस साउंड है। और गवर्नमेंट के आप लोग हैं तो गवर्नमेंट के तो गारंटी रहती है, वो तो लॉस में जाएंगे, मतलब वो सबसे बाद में डूबेंगे। पहले कंपनीज अगर डूबना तो सबसे बाद में डूबेंगे, और अगर वो डूबेंगे तो अपनी इकनॉमी ख़त्म होगी ना, फिर क्या करोगे पैसों का, राइट। तो वो पैसों की वैल्यू नहीं रहेंगी कुछ भी, तब तो इकनॉमी ख़त्म हो जाएगी। तो ये फिर आपको उस तरीके से प्लान करना पड़ता है। SIPs हमेशा, अगर जिन्होंने अच्छा प्रॉफिट बनाया, आपको वेट करना पड़ेगा निफ्टी 25% से ज़्यादा करेक्ट होगा, वो कभी भी होगा, आज होगा, अगले साल होगा, उसके 2 साल बाद हो, वो जब भी होगा तब हो, बट तब के लिए आपको वेट करना। इन्वेस्टिंग के लिए बहुत पेशेंस का गेम होता है, क्योंकि अगर लंबे टाइम तक आपको वेल्थ जनरेट करनी है तो आपको मार्केट के डाउन साइकिल में आपके इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाने पड़ते हैं, और अप साइकिल जब आपका विड्रॉल आता है, जब भी विड्रॉल के 4-5 साल पहले का जो आपका टाइम होता है, तब आपको प्रॉफिट निकलना पड़ता है। तब आप वो 13-14% से ज़्यादा आप, मतलब जो मार्केट ऑन एन एवरेज सब म्यूचुअल फंड 13 से 15% तक आपको लंबे टर्म तक देंगे, राइट। और इन्फ्लेशन होता है हमारा जो जाएगा 7 से 9%, तो हम हार्डली सिर्फ इन्फ्लेशन को थोड़ा से बीट कर पा रहे, बट ये 13 से 15% को आपको 17 से 20% तक अगर लेके जाना है, तो उसका बस वही है कि डाउन साइकिल जब भी मार्केट में आएगा 25%, तब आपका इन्वेस्टिंग बढ़ाओ और आप क्वालिटी इसमें करो। जैसे निफ्टी का ETF हो गया, या अच्छे जो लार्ज कैप के फंड्स है, वहाँ पे वो सेफ ही रहता है, क्योंकि वो सबसे टॉप कंपनीज़ है आपके कंट्री की इकोनॉमी की। तो एक हाथ कंपनी अगर उसमें ख़राब भी करती है तो भी वो लोग निकल जाते हैं, मतलब उसको निकाल देते हैं। जैसे टाटा मोटर्स बीच में बहुत ख़राब कर रहा था, तो उसको निफ्टी 50 से निकाल दिया था, है ना। म्यूचुअल फंड्स ने भी, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ने भी उसको बेच दिया था। बाद में जब वो अच्छा करने लगा तो उन्होंने वापस उसमें होल्डिंग मतलब बनाना स्टार्ट कर दिया। तो ये लंबे टाइम का मतलब प्लानिंग होता है, ये अगर आपको करना है तो प्लान, मतलब जिनको भी करना है, और लंबे टाइम तक एक छोटा छोटा भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे मैं ये जो भी अभी 20s-30s में है, या जिनको अभी करना है, या अपने अगर आपने नहीं किया, बच्चों को भी बताना है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक रहता है कि अब जैसे एक एग्जांपल है कि आपने 10,000, सिर्फ 10,000 का एक इन्वेस्टमेंट मान के चल रहा हूँ मैं, राइट। अपने हिसाब से वहाँ पे कर सकते हैं, बट ओवरऑल अगर हम 12% भी रिटर्न आपने किया और ये 20%, क्योंकि अभी जो भी किड्स रहेंगे आपका 20 साल के बाद ही उनका एक्सपेंस आता है, राइट, मैक्सिमम। तो 20 साल के लिए आपका जो 24 लाख का है, तो वो 1 CR तक चले जाता है। और वही अब ये जो 5 साल होते हैं, अब यहाँ पे इसका वैल्यू 1 CR है, बट जो 1-2 हर एक साल में, फिर 20 साल में 13-13 लाख, 15-15 लाख चालू हो जाते हैं, राइट। इसीलिए जितना जल्दी प्लान करोगे उतने कम अमाउंट में, अब ये नियरली 2 CR हो गए 25 साल में। तो मैटर यही करता है, क्योंकि बाद में
वही टारगेट के लिए अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो जिसको 1 CR चाहिए उसके लिए ओनली 5000 से अगर आप स्टार्ट करोगे तो, क्योंकि मेन जो खर्चा लगने वाला है वो तभी लगता है ना, एजुकेशन या वेडिंग या जो भी रहता है 20-25 है आपका। हेल्थ मेडिकल के लिए तो हेल्थ इंश्योरेंस है, तो वो तो मैंडेटरी चाहिए, है ना। वो इन्वेस्टमेंट इसमें हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ वगैरह इसमें आपको नहीं जोड़ना है, क्योंकि उसके लिए आपका हेल्थ इंश्योरेंस अलग है ना। इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को मिक्स नहीं करना है। बट बाकी का जो है जैसे एजुकेशन, उसके लिए तो कोई आपको खर्चा लगने वाला है, डजेंट मैटर वो टॉप कॉलेज में भी जा रहा है, स्कॉलरशिप भी लेके अगर वो जा रहा है तो भी फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप सबको नहीं मिलती, तो कि वहाँ पे पैसा बहुत लगने वाला लगता है। अभी सब कॉस्टली हो गया। उसके लिए आपका फिर जो प्लानिंग है तो 10,000 25 ईयर्स 12%, ये एक मतलब कंजर्वेटिव रिटर्न है, इतना मार्केट देता ही देता है, क्योंकि इन्फ्लेशन 7-9% है, उसको 3-4% से तो स्टॉक मार्केट बीट करने वाला है। तो 12% है, तो वहाँ पे आपका 2 CR के अराउंड वो पहुँच जाएगा इन विदिन 25 ईयर्स। तो ये आपके म्यूचुअल फंड लार्ज कैप या ETFs गोल आपका कर लेंगे इफ़ यू वांट टू सेव फॉर दैट, है ना। और अगर अपने लिए करना है, अगर 10 साल का टारगेट है या उस तरीके से, फिर आपको अगर पैसा बनाना है तो मार्केट के साइकिल्स का वेट करना पड़ेगा। मतलब अब 10 साल है, हम अब ये तो इतना लंबा टाइम नहीं कर सकते, या 7-8 साल है। फिर जब मार्केट का डाउन साइकिल आता है 25 से 40% के अराउंड का जो रेंज होता है फॉल का, तब आपको बल्क इन्वेस्टमेंट करना है। इंडेक्स का आना चाहिए, निफ्टी का और इसका। अब सेक्टोरल जो इंडेक्सेस आ रहे हैं उसमें आ रहा है, तो सेक्टोरल म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जैसे मेटल्स के भी होते हैं, फार्मा के भी, आप उसमें अलोकेशन कर सकते हो। बट प्रॉपर जो अच्छा अलोकेशन होगा फंड्स में आपके म्यूचुअल या इसमें, जब आपका मेन इंडेक्स है जो निफ्टी होता है, निफ्टी सभी सेक्टर का होता है, तो वो जब 25% ज़्यादा करेक्ट होगा तब एक्चुअली उसमें आपको एक मतलब कैपिटल आपको अच्छा अलोकेट आप करोगे। फिर जब भी वो राइज़ होगा तो 30-40% तक आपको रिटर्न देगा। तो जनरली वो फिर मेरा सेकंड पार्ट है, तो वो जो बल्क ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ, जब भी करेक्ट होगा तब तक मैं बाकी के टाइम अपना ये चल ही रहा है। तो तुम्हारा जो भी आपका नॉर्मल SIP वो चलने दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। बट आपका SIP मिनिमम 3 टाइम्स 2 to 3 टाइम्स होना चाहिए। जब मार्केट करेक्ट होगा तो आपका एवरेज पुल डाउन होगा। ठीक है, चलो ठीक है, ओके, थैंक यू। है ना। तो उसमें इन्वेस्टिंग के टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किया है, बट और किसी को अगर जनरली मतलब चाहिए वहाँ पे आपको, तो आप वहाँ पे बस ये फंडामेंटल रूल याद रखना है कि इन्वेस्टिंग इज़ अपोजिट टू ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में हम ट्रेंड के साथ जाते हैं, इन्वेस्टिंग में हम ट्रेंड के अगेंस्ट जाते हैं। हमेशा ये चीज़ याद रखना, दोनों उल्टे है ना। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को मिक्स नहीं करना। इन्वेस्टिंग में जब करेक्शन आता है अच्छा क्वालिटी स्टॉक्स पे, है ना, आप जाके पेनी स्टॉक में बोलोगे 60% गिर गया, वो काम नहीं करता, क्योंकि उसके फंडामेंटल या उसके कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज रहते हैं। क्वालिटी स्टॉक्स में करेक्शन आता है, दैट इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। एंड एवरी 3 to 4 ईयर्स में एक अपॉर्चुनिटी मार्केट देता है, और एवरी 7 to 9 ईयर्स में ये कोविड समान 50-60% के फॉल वाले मार्केट आते हैं। और ये अभी से नहीं, जब से 1990 से हमारा मार्केट चल रहा है, या US मार्केट जब से चल रहा है, एवरी 7, तो ये 2 साइकिल भी हमने कैप्चर कर लिए 7 to 9 ईयर्स वाले। तो आपका अच्छा खासा कॉर्पस वहाँ पे मार्केट में हो जाता है। ये भी जो आप देखते हो राकेश झुनझुनवाला या ये सब जो हम दमानी वगैरह ये सब जो बड़े इन्वेस्टर्स देखते हैं, है ना, वो इसी डाउन साइकिल्स, जब 2000 के डाउन साइकिल्स थे, राइट, जब उसके पहले का 92-93 में जब स्कैम वाला जब हुआ था, उसके डाउन साइकिल्स थे, वहाँ पे इन्होंने बल्क पैसा डाला था। तो ये 2 डाउन साइकिल और 2009 के डाउन साइकिल के बाद, मतलब 92 का डाउन साइकिल, 92-93 वाला जो उसके बाद का डाउन साइकिल आया था, वो एक 95 में भी आया था, फिर 2000 वाला, उसके बाद 2007-8 से लोग उनको अच्छे से जानने लगे। मतलब उसके पहले जानते थे क्या है, क्योंकि तब उनका वेल्थ बहुत बढ़ गया था। और फिर लास्ट आया 2009 का डाउन साइकिल, उसके बाद जो 2014 मतलब रैली है, क्योंकि वो लास्ट डाउन साइकिल था, एक मेजर डाउन साइकिल था 2009, उसके बाद अभी कोविड का है। तो वहाँ से फिर वो जो स्टॉक्स है वो 10-10, 20-20, 30-30 टाइम्स तक भागे, और वो उस लेवल पे अभी पहुँच गए कि अब उनको सारा इंसाइडर इन्फॉर्मेशन, वो तभी पहुँच गए थे, बट 2008-9 के बाद उस लेवल पे वो तब पहुँच गए कि सारा इंसाइडर इन्फॉर्मेशन अब उनको पता रहता है, राइट। तो वो अभी उतना पता है उनको, ये कंपनी ये डील करने वाली है, सीधा डाल देते। तो अब वो
पैसा आ गया उतना तो आप इंफॉर्मेशन खरीद सकते हो, सिंपल चीज़ है ना। आपके पास 1000 करोड़ है, आप किसी को भी खरीद सकते हो, आप कंपनी के मालिक को खरीद सकते हो, है ना। आप कंपनी को मूव करा सकते हो क्योंकि उसको पता है कि आप स्टेक हो गया, आपने स्टेक ले लिया बड़ा, आपके हिसाब से वो डिसीजन लेगा फिर, ठीक है। तो वो उनका अभी गेम अलग है, बट जो इनिशियल डेज है वहाँ पे जो चीज़ है, उस टाइम पे डाउन साइकिल्स में उन्होंने बल्क पैसा मार्केट में डाला है और ये रूल है ना। इसीलिए जो फाइनेंशियल प्लानर बाकी के बोलते हैं हाँ कभी भी SIP करो, कभी भी निकालो, वो सब बकवास होता है। उससे वेल्थ जनरेट नहीं होगा, आप सिर्फ इन्फ्लेशन को बीट करोगे। प्रॉपर वेल्थ जनरेट करना है तो मार्केट के डाउन साइकिल के लिए पैसा होना चाहिए पास में इन्वेस्टिंग के लिए, तभी जब अप साइकिल आएंगे तब आप उसको 40% 50% रिटर्न आपको 2-3 साल में मार्केट देते थे, राइट। तो कोविड के बाद जो तो था, अभी डाउन साइकिल आया नहीं अभी तक मार्केट में, हार्डली वो क्या 15% तक तो करेक्ट हुआ है, ज़्यादा भी करेक्ट नहीं हुआ निफ्टी। तो 20-25% से ज़्यादा जब होगा तब फिर आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर दोज लेवल्स। वो जब भी आएगा कोई इशू नहीं है, अपना ट्रेडिंग तो चलता ही है वहाँ पे, अपने को कोई इशू नहीं है इन्वेस्टिंग के लिए। बट मेरा वो रूल ही है कि मैं उतना फॉल के लिए वेट करता हूँ, बाकी का जो है वो सब नॉइज़ होता है मार्केट, तो वो आपके लिए उतना है। तो बाकी छोटी मोटी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से, वो इन्वेस्टिंग नहीं है। इन्वेस्टिंग होता है जब एक अच्छा करेक्शन आता है, फिर आप उसको होल्ड कर सकते हैं, ठीक, उसके लिए, ठीक है। चलो, तो आज का डाउट सॉल्विंग हम यहीं पे एंड करते हैं। तो ऐसे 1 घंटा हो ही गया हमारा, हाँ, तो कोटा हमने मीट कर ही दिया वैसे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक से। लाइव सेशन स्टार्ट होंगे मंडे से, है ना। तो नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट होंगे, अराउंड 1 से हम 5 तक लेंगे लाइव सेशन, क्योंकि उसके बाद मार्केट में छुट्टी आ रही है। 9 को छुट्टी है, 15 को छुट्टी है, कंटिन्यूस 2 वीक छुट्टियाँ है मतलब अगस्त में। तो ट्रेडिंग डेज, नंबर ऑफ़ ट्रेडिंग डेज अगस्त में कम रहेगा, इसलिए ये वीक कोई छुट्टी है नहीं, तो हम ये वीक में ख़त्म कर देंगे, फर्स्ट वीक में, ठीक है। चलो ओके देन, है ना। गुड नाइट एवरीबॉडी। होप आज को सीखने को मिला होगा। मिलते हैं फिर मंडे से। चलो बाय।